बड़ी तादाद में वोटरों का आना जारी है और इन सब के बीच जो नेता उम्मीदवार के तौर पर है वह भी हैं, चाहे रामकृपाल यादव हो, चाहे मीसा भारती हो, नूर बानो हो, येदियुरप्पा हो, सचिन पायलट हो, सिंधिया हो, हर कोई वोट डाल रहा है। और हमारे 121 रिपोर्टर लगातार खबरों को भेज रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम दोबारा चल रहे हैं वहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। दार्जिलिंग भी हम चल रहे हैं, मनोज्ञा वहाँ पर मौजूद है, सोहेल बख्तियारपुर में मौजूद हैं, शिवपुरी में मौसमी मौजूद है। उन पे चर्चा शुरू करें और इन सारी तस्वीरों के साथ आप देखकर अंदाज लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में वोटर अब लकीर लंबी लंबी खिंचती चाहिए रही है। लंबी लंबी लाइनें हैं। पीलीभीत, बेंगलोर, बाड़मेर, बरेली, रांची, जयपुर, बाड़मेर का एक अपना जहाँ पर जसवंत सिंह निकल कर आए, महत्व हो चला है। उन्होंने सीधे तौर पर निशाने पर बड़े शालीनता के साथ बीजेपी को लिया, ज़्यादा नहीं कहा, बस अपनी जीत पर उन्होंने भरोसा जताया, लोगों पे भरोसा जताया। बेंगलोर की स्थिति एक दूसरी है। अशोक चौहान ये आप नांदेड़ से देख रहे हैं, आदर्श घोटाले में फंसे। मीसा भारती नई स्थिति में आई है। जब जेल में थे इमरजेंसी के दौर में, तब मीसा का जन्म हुआ था और नाम रखा गया था मीसा भारती। जहाँ तक याद आता है, ये राम बहादुर राय ने ये नाम रखा था। रामकृपाल यादव शुरू से रहे लालू के साथ, अब खिलाफ बेटी जो उन्हें चचा कहती है उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सारी स्थितियों के बीच दो तीन नई नई स्थितियाँ निकल कर आई है। मसलन बेंगलोर में वोटर का कहना है कि दरअसल ये कॉरपोरेट स्टाइल में कोई चुनाव लड़के जो आते हैं वो ऊपर से पैराशूट टूपर की तरह ना आए, पहले ज़मीन पे काम करें, क्योंकि कॉरपोरेट के हिसाब से कंपनी तो चल सकती है लेकिन राजनीति नहीं चलती है। हम रिपोर्टरों के पास जाएं। एक सवाल अभय जी आपसे, क्या ये 2014 का चुनाव यूपीए के लिए जनादेश है या मोदी के लिए जनादेश है? देखिए, मुझे लगता है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के लिए जनादेश तो वोटरों ने दे दिया है। अब उसको तो केवल 16 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें उस जनादेश को कंफर्म होना बाकी रह गया है, उसकी पुष्टि होनी बाकी रह गई है। और एक तरह से जनादेश मोटे तौर पर मोदी के लिए भी दिया जा चुका है। उस जनादेश की मात्रा क्या होगी, ये मात्रा 16 तारीख को पता चलेगी। वो जनादेश छोटा होगा मोदी के लिए, वो जनादेश बड़ा होगा, वो 200 सीटों के नजदीक, 200 सीटों से पहले रुक जाएगा। नहीं है ना, मोदी ही केंद्र में है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल से एक प्रोडक्ट बनाया है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लगाकर एक प्रोडक्ट बनाया है जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को वो लोग सारे देश में बेच रहे हैं। बीजेपी का प्रोडक्ट है या संघ परिवार का प्रोडक्ट है? संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी और मोदी इस चुनावी कैंपेन में ये लोग एक दूसरे के पर्याय हैं और एक दूसरे के लिए जुटे हुए हैं। कांग्रेस कहती है मार्केटिंग करना हमें नहीं आता है, इधर प्रोडक्ट बना दिया। देखिए, ये मार्केटिंग जो संघ परिवार और भाजपा और मोदी मिलकर कर रहे हैं, ये मार्केटिंग करना कांग्रेस नहीं उन्हें सिखाया है। आपको याद होगा 1984 का चुनाव, जब पहली बार विज्ञापन एजेंसियों की एक भूमिका बहुत ज़बरदस्त रूप से सामने आई और राजीव गांधी ने बड़े सुनियोजित तरीके से कारपोरेट शैली में वो चुनाव लड़ा था। उसके बाद से लगातार चुनाव देश भर में महंगे होते चले गए हैं और ये उसकी पराकाष्ठा है, ये वाला चुनाव जो हो रहा है। तो ये सब कांग्रेस का ही सिखाया हुआ है, सारे चिराग उसी महफिल से आए हैं। अभी जो कांग्रेस के शिष्य थे वो कांग्रेस को उसी के खेल में मात दे रहे हैं। और मैं तो ये मान ही नहीं सकता हूं कि कांग्रेस के पास इस चुनाव में भाजपा के मुकाबले खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। मैं ये मान ही नहीं सकता हूं। दरअसल वो लोग सब बहुत निराश हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि ये चुनाव उन्हें हारने के लिए लड़ना है। और अब वो आगे 2019 वाला चुनाव है, उस चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी की बीच में जो भी सरकार बनेगी उसकी गलतियों के आधार पर फिर से अपनी वापसी की उम्मीद करेंगे। तब उनका पैसा निकलेगा, कांग्रेस का। तब देखेंगे वो कितना पैसा खर्च करते हैं, कौन ज्यादा नियोजित रूप से लड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रोडक्ट बनाया मार्केटिंग की। इस देश में लोकतंत्र का मतलब चुनाव के जरिए यही हो चला है। क्यों हो चला और क्यों इसका जिक्र हो रहा है? हम मनोज्ञा के पास पहले चल रहे हैं। मनोज्ञा, दार्जिलिंग में आपने इससे पहले जिक्र किया था कि दरअसल वहाँ तो मोदी और ममता की लड़ाई है। हम जरा जानना चाहते हैं, भाईचुंग भूटिया उसी ज़मीन पर पले बढ़े, आगे बढ़े, लोगों की अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पर किस रूप में देखी जा रही है? वहाँ के मुद्दे मायने हैं या हर कोई दिल्ली देख रहा है?
तीन बातें हैं इसमें प्रसून जी। पहली बात तो ये है कि बाईचुंग सिक्किम के रहने वाले हैं, दार्जिलिंग के नहीं, तो लिहाजा ये उनके अगेंस्ट फैक्टर जाता है। दूसरी बात ये है कि वो एक फुटबॉलर हैं, खेल के प्राणी हैं, राजनीति से नहीं है, इसलिए बहुत लोगों ने हमें कहा कि बहुत कारण हो सकते हैं कि राजनीति से नहीं होने के कारण उनके खिलाफ ये कारण जा सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस का अभी तक वर्चस्व दार्जिलिंग में या पहाड़ों में बरकरार नहीं हो सका है। यहाँ पर अभी भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दबदबा है और जो बात वो कहेगा, जो बात पार्टी कहेगी, वही माना जाएगा, वही अनिवार्य होगा सबके लिए फॉलो करना। और यही कारण है कि इन तीनों बातों को के मद्देनजर ये कहना गलत नहीं होगा कि लड़ाई बहुत ही कांटे की टक्कर की है दोनों भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में। एक और जहां भाजपा के ऊपर एलिगेशन लगते रहे हैं कि वो बहुत पैसा खर्च कर रही है, जो तृणमूल कांग्रेस में बाईचुंग भूटिया ने हमारे साथ अभी बातचीत में बताया, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि बहुत सारे जो वोटर हैं उन्हें धमकाया जा रहा है। सच्चाई तो ये है कि जितने भी वोटर्स हैं वो या तो डिसाइडेड है या फिर वो इस बात पर तय करने के मूड में है कि वो गोरखालैंड को सपोर्ट करेंगे, कि गोरखालैंड के मुद्दे को सपोर्ट करेंगे, या फिर आने वाले दिनों में राज्य सरकार से एक और प्रतिनिधि दिल्ली भेजेंगे। जब राज्य की लड़ाई होती है बड़ा संघर्ष होता है और उसमें जाहिर तौर पर आंदोलन के मूड में राजनीति भी आ जाती है। लेकिन एक दूसरी स्थिति बेंगलोर की। बेंगलोर में हमारे साथ रोहिणी जुड़ चुकी हैं, रोहिणी स्वामी। रोहिणी, ये सवाल, चूंकि बेंगलोर नया नया प्रयोग राजनीतिक तौर पे करते रहा है, इंटेलेक्चुअल्स जीत के आए, कॉरपोरेट के लोगों की एंट्री हो रही है, नंदन नीलकेणी भी हैं, बालकृष्ण भी हैं, इन्फोसिस से निकले हुए हैं। क्या बेंगलोर एक नए तरीके की राजनीति गढ़ना जा रहा है, या वो मान के चल रहा है जी नहीं, राजनीति पगडंडी से होती है, या कॉरपोरेट स्टाइल नहीं चलेगा? क्या लग रहा है? दो चीज़ें हैं, दो पहलू हैं इसके। पहले कि हमने देखा जब वोटर्स जो यहाँ पे आ रहे थे, उनका एक मानना है कि उनको बदलाव चाहिए, बदलाव किसी भी तरह का हो, पर उनको भ्रष्टाचार से उनको मुक्ति चाहिए और वही उन लीडर चाहिए जो भ्रष्टाचार ना हो, उनकी इमेज क्लीन हो। अब जिस तरह से हम देख सकते हैं कि बेंगलोर, जिस बेंगलोर साउथ जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे नंदन की नीलकणी भी खड़े हैं, उनके खिलाफ है आनंद कुमार। आनंद कुमार का ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि 18 साल से वो काम कर रहे हैं, कि 18 साल की सेवा लोगों को जजे या 18 दिन का मेवा, जो नंदन नीलकणी के बारे में कह रहे हैं। नंदन नीलकणी अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि 18 साल से आनंद कुमार ने कुछ नहीं किया। तो कॉर्पोरेट स्टाइल की बात किया जाए तो लोगों का कहना है कि क्लीन इमेज है नंदन नीलकणी जैसे, जो कॉर्पोरेट से निकले हुए उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पे वोटर की बैंक जो होती है, कुछ लोग ट्रेडिशनल वोट बैंक भी होते हैं जो अपने ही जिस पार्टी से वो इतने सालों से वोट करते आ रहे हैं उनको भी वोट करते जाएंगे। कर्नाटक की बात की जाए तो ज़्यादातर वैसे ही कास्ट के तौर पे ज़्यादातर वोट देखा जाता है। इसीलिए हमने देखा जिस तरह से भाजपा ने येडियुरप्पा को वापस ले आए, श्री रामुलु को वापस लेकर आए, ताकि वो अपने पूरे जो कास्ट वोट बैंक है उसको एक तरह से इकट्ठा करके लोगों को अपना भाजपा अपना ये बना सके, छाप बनाने की कोशिश करें। दूसरी तरफ कांग्रेस की यहाँ सरकार है, इस प्रदेश में उनकी सरकार चल रही है। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है और अपना वो छाप लगाना चाह रहे हैं, पर लोगों का मानना है कि कुछ भी हो, उनको एक क्लीन इमेज वाले चाहिए, एक भ्रष्टाचार से दूर कोई चाहिए। पर आपको एक और बात बताऊं कि सुबह से हम यहाँ पे खड़े हैं इस पोलिंग बूथ में, बहुत सारे नवयुवक आ रहे हैं और ये हमने बदलाव देखा है कि बहुत सालों बाद बहुत सारे यंग वोटर्स, पहले बार जो वोट करने वाले हैं, वो आके बोल रहे हैं कि उनको कुछ नया करना चाहिए और अपनी सेल्फीज, अपने उंगली दिखा के बोल रहे हैं कि वो बदलाव ले आने की कोशिश भी करेंगे। एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे आपसे रोहिणी। श्री रामालू और येदियुरप्पा, इस राजनीति की महक भी बेंगलोर तक पहुंची है? जी, वो मैं बताऊं आपको, आगे इसके भी दो पहलू हैं। एक कि श्री रामुलु और येडियुरप्पा के जो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केसेस हैं, वो लोगों का कहना है कि वो उनको भ्रष्टाचार केसेस हैं, उनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं। पहले वो उनसे बाहर निकले, फिर वो इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी बात, पार्टी की बात की जाए और जितने उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो फॉलोअर्स हैं और जो उनके ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, उनका कहना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो समझते हैं कि आखिर में वो इसलिए भाजपा को वोट कर रहे हैं ताकि वो मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। तो वो मोदी के वेव के कारण से वो ज्यादातर देखते हैं। तो श्री रामुलु और येडियुरप्पा की बात माने तो उतना प्रभाव बेंगलोर में ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ, वो ढाल के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम आगे रख देते हैं, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी का नाम मौसमी आप लेती हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने, हमने देखा आपके इंटरव्यू में निराश हो जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं, थोड़ा इधर उधर की बात भी करते हैं। मोदी का नाम कांग्रेसी नेताओं और खासतौर से मंत्री जो शख्स है उसके सामने लेने पर इतना गुस्से में क्यों आ जाता है मौसमी?
बिल्कुल प्रसून, देखिए मंत्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मोदी, क्योंकि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जब रिएक्ट करते हैं तो वो कहते हैं आप गेंद तुरंत वो हमारे पाले में डाल देते हैं कि आप बताइए आपको मोदी वेव दिखी कि नहीं। पर जहाँ जहाँ हम बाजारों में गए, गली चौबारों में गए, कहीं ना कहीं नारे जरूर सुनाई दिए, युवाओं का कहीं जुड़ाव दिखाई दिया। बहरहाल हम बात करते हैं, मोदी के फैन भी है, प्रशंसक भी हैं और कैंडिडेट भी हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जयभान सिंह पवैया जी, आप पर आरोप लगाया है ज्योतिरादित्य ने कि आप पर्सनल कैंपेन उनके खिलाफ चला रहे हैं और मोदी वेव कहीं नहीं है। देखिए, हारता हुआ आदमी कुछ भी बोल सकता है। कौन हारा है? वो हार है। उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं। यहाँ मोदी जी की लहर ही नहीं, महालहर है, और उस लहर के साथ में शिवराज सिंह जी की आंधी और जुड़ी हुई है। इसलिए 6 लाख युवा जो इस लोकसभा का है वो मोदी जी के पक्ष में मतदान कर रहा है। ये सही है कि मैं यहाँ पर राजनीतिक गुलामी के मुद्दे पर भी लड़ा हूँ। पर जयभान सिंह जी, मोदी खुद यहाँ पे आए थे, कैंपेन किया, आपकी काफी प्रशंसा की। सुषमा स्वराज आई और आपकी काफी बुराई कर दी, आपको अहंकारी बुला दिया, तो पूरा पानी फिर गया ना पूरी मेहनत पर। देखिए, सुषमा जी अशोकनगर की मेरी सभा में रही और मैंने अगवानी अशोकनगर में ही की थी। एक छोटी सी भ्रांति गैप ऑफ कम्युनिकेशन पार्टी में रहा है कि वो भ्रांति महंगी पड़ेगी आपको लगता है चुनाव में आपको? सुषमा स्वराज ने जिस तरह से मोदी का काम जो किया था, उनने मेहनत की, तारीफ की, उससे पानी फेर दिया। देखिए, मीडिया ने उनके भाषण को नहीं दिखाया। हाँ। वो बहुत आशीर्वाद देकर गई हैं और वो ये स्वीकार करके गए हैं कि गैप ऑफ कम्युनिकेशन के कारण मेरी सभा ठीक रहा। आप मीडिया पर छोड़ रहे हैं, पर प्रसून यहाँ काफी मतदाता है, हम शिवपुरी में हैं और काफी मतदाता वोट करने आए हैं। हम छोटा सा रिएक्शन मतदाताओं से लेते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, क्या भैया आप क्या मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं और क्या आपको लग रहा है मोदी लहर है? मैम बिल्कुल मोदी लहर है और मोदी जी आना ही है। मैम मैं देश की पतन सुरक्षा की बाबा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब जिंदाबाद के नारे बाद सुनेंगे। कट्टर बीजेपी वाला हूँ मैम। आप बताइए, आम आदमी है, आप बताइए। हमारे जो मेन मुद्दे हैं, शिवपुरी आज 10 साल से पानी के लिए तरस रही है, रोजगार के लिए तरस रही है, तो इस बार हमने जो वोट किया वो अपने मुद्दों को रख के किया कि हमारी शिवपुरी का विकास कौन कर सकेगा। क्योंकि शिवपुरी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी रोजगार की समस्या है, रोजगार बिल्कुल कोई है नहीं, उद्योग कोई है नहीं। सवालों को लेकर हम जरा पटना जा रहे हैं मौसमी, यहाँ पर हम आपको जरा रोक रहे हैं। देखिए सुजीत, एक चीज हमने हर जगह देखी, मोदी चुनाव में उम्मीदवार नहीं है लेकिन मोदी का नाम हर जगह मौजूद है, नारे भी लगने लगते हैं, उत्साह में भी लोग आ जाते हैं। सवाल हमारा थोड़ा सा नीतीश कुमार से हटकर है। पटना पाटलिपुत्रा की लड़ाई जो है वह एक ऐसी राजनीति का प्रतीक है जिसमें लालू यादव के साथ रंजन यादव कभी थे, लालू यादव के साथ रामकृपाल कभी थे, और लालू यादव के संघर्ष और आंदोलन के दौर की देन मीसा है, लेकिन तीनों एक तीसरे के खिलाफ हैं। क्या यही बिहार में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो चला है कि कौन किसके साथ किस मौके पर आकर खड़ा हो गया है, इसीलिए इसका लाभ किसको मिल जाए यह अब लोग कयास लगाने लगे हैं, उस दिशा में देखने लगे हैं, और राजनीतिक जमीन जो थी हर किसी की इस दौर में कंफ्यूजन में खत्म हो गई है। सुजीत, देखिए प्रसून जी, कंफ्यूजन जो आपने कहा निश्चित तौर पे कंफ्यूजन है, और यही कारण है कि जो जानकार हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो बताते हैं कि बिहार में ट्रायंगुलर फाइट है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला है, सीधा मुकाबला कहीं नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा कारण है। और जहाँ तक पाटलिपुत्र की बात है, तो पाटलिपुत्र में जो सबसे ज़्यादा वोट है वो 23.98%, 98% यादवों का वोट है। और निश्चित तौर पर उसमें तीनों जो कैंडिडेट हैं प्रमुख पार्टियों के, वो यादव जाति से आते हैं। तो जाहिर है कि उसमें किसको कितना जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है वहाँ। जिस तरीके से आप सोचिए, कोई भी ऐसा जोड़ तोड़ से लेके उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो पिछले 2 दिन से केवल पाटलिपुत्रा पर ध्यान दे रहे हैं और कहीं प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। निश्चित तौर पर वो उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई है और वो किसी भी कीमत पर इस बार वो नहीं खोना चाहते। पिछली बार वो खो चुके हैं, 23,000 मतों से हार गए थे रंजन प्रसाद यादव से, लेकिन इस बार वो किसी कीमत पर नहीं खोना चाहते हैं। दूसरी तरफ रामकृपाल यादव, जो उनके खास
मतलब सिपा सालार थे, वो ऐन मौके पर छोड़ के चले गए, तो उनको भी वो मतलब एक तरह से ये बताना चाहते हैं कि देखो छोड़ के जाने पर क्या होता है। तो निश्चित तौर पर ये एक बात है, लेकिन नहीं हम इसको एक मिनट हमको एक चीज बताइए अभय जी, आपने कहा जातीय समीकरण हम लोग जो जिक्र लगातार कर रहे हैं उसमें वाकई निकल के आ रहा है, चाहे वो दलित वोट बैंक हो या यादव बैंक, वो टूटता नहीं है। लेकिन वैसी जगहों पर जहां यादव ही सिर्फ है मैदान में तीनों पार्टियों की तरफ से, जहां पे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कुछ जगहों पे सिर्फ मुस्लिम ही है, कुछ जगहों पे दलित ही उम्मीदवार 2-3 हैं, वहां ऐसे वोट बैंक क्या करेंगे? देखिए, वैसे तो जो वोट बैंक की अवधारणा है वो भारतीय राजनीति में ज़मीनी धरातल पर गलत साबित होती है। क्योंकि अगर किसी एक समुदाय का, किसी एक जाति का, किसी धर्म का एक इलाके में ज़्यादा वोट है तो सारे उम्मीदवार उसी से खड़े होते हैं, तो वो वोट आपस में बट जाता है और वो प्रभुत्वशाली जाति की जो पूरी धारणा है जो एम.एन. श्रीनिवास की दी हुई है वो वहाँ पर उस तरह से कामयाब नहीं होती। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि उसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा, अगर 60% के आसपास का हिस्सा किसी एक उम्मीदवार को वोट देना तय करता है, तो माना जाता है कि उस समुदाय ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया। आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट वैसे तो सभी पार्टियों को थोड़े थोड़े मिलते हैं, लेकिन अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि समाजवादी पार्टी को हमेशा मुसलमान वोट ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ तक उस वक्त भी मुसलमान वोट दूसरी पार्टियों से ज़्यादा मिलते हैं, समाजवादी पार्टी अब चुनाव हार जाती है। इसी तरह 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें रह गई थी। आप ये कह रहे हैं पार्टी मैटर करेगी, कैंडिडेट नहीं? पार्टी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगी और उम्मीदवार भी महत्वपूर्ण होगा। पार्टी और उम्मीदवार दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता होता है जिस रिश्ते को वोटर आसानी के साथ समझ लेता है और ग्रहण कर लेता है। रामकृपाल यादव को बीजेपी के साथ जाने पर यादव नहीं पचा पाएगा? मेरा कहना बिल्कुल नहीं। मेरा कहना है कि बिहार के अंदर जो लालू यादव की हैसियत है, उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह यादव की हैसियत है, ये लोग यादवों के नेता हैं। दूसरे उम्मीदवार जब क्यों पचा लिया जब वो नीतीश के साथ चले गए? तो वो देखिए, वो एक बहुत विकट किस्म की परिस्थिति, लालू यादव उस वक्त बहुत विकट किस्म के संघर्ष में फंसे हुए थे। उन्होंने अपने एक ऐसा समय आता है, हर नेता में दुर्भाग्यपूर्ण समय आता है जब अपने समर्थन आधार को भी वो मजबूत सुदृढ़ रूप से अपने साथ नहीं जोड़ पाता, वो भी बिखर जाता है। सब नेताओं के जीवन में आता है। लालू यादव इस वक्त इस दौर से गुजर रहे हैं जो न केवल उन्होंने यादवों को अपने पक्ष में कंसोलिडेट किया होगा, बल्कि मेरा मानना यह है कि मुसलमान मतदाताओं को भी बहुत बड़े पैमाने पर अपनी ओर खींचा होगा। और जब मुसलमान मतदाता उनकी ओर खींचते हैं तो यादव मतदाता और भी ज़्यादा उत्साह से उनके पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ेगा कि भाई हमारा नेता जो है ज़्यादा मजबूती से लड़ रहा है। जिताना किसको है? अभी जेल भी गए थे, उसके ऊपर तो हमदर्दी की बात भी होगी। तो कई ऐसे पहलू हुए। मुझे नहीं लगता कि यादव मतदाता लालू यादव का साथ छोड़ने के लिए वहाँ जा रहे हैं। हम वोटरों के ध्रुवीकरण पे हम आखिरी हिस्से में लौटेंगे, इसके बाद छोटा सा हिस्सा आएगा, आखिरी हिस्सा। क्या जिताने के लिए इस बार का जनादेश है या हराने के लिए वोटरों का ध्रुवीकरण है?